तो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन 12th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में अभी तक जो पढ़ रखा है अपन ने, सबसे पहले विभव व विभवांतर किसे कहते थे। तो जानना यहाँ पर विभव का मापन करने वाले उपकरण का नाम अभी तक अपन ने डिस्कशन नहीं किया। तो विभव या विभवांतर का जो मापन होगा वो हमेशा वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है। और उसके बाद में अपने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव, जो अपने को प्राप्त हुआ था KQ/R। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव की गणना की थी, तो वहाँ पर VP बिंदु पर अपने पास प्राप्त हुआ था KP cos θ/R²। अक्ष के लिए बात करते हैं तो KP/R² प्राप्त होता। और निरक्ष के लिए जानना, पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान कितना होगा? तो 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। और गोलीय कोश के भीतर विभव का मान क्या होता है? नियत होता है। गोलीय कोश के भीतर विभव का मान क्या होता है? नियत होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य संबंध या विभव प्रवणता के मध्य संबंध। तो वो क्या था? E बराबर -dV/dr। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो जना विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान सदैव क्या होता है? घटता है। विभव का मान क्या होगा? सदैव घटेगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आवेशों का निकाय और उसको बनाने के लिए किया गया कार्य। तो 2 आवेशों का निकाय पढ़ा था, 3 आवेशों का निकाय पढ़ा था। उसका जो कार्य करेंगे वही कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के को घुमाने के लिए किया गया कार्य और उसमें संचित ऊर्जा के बारे में। उसके बाद में चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे पैराविद्युत पदार्थों के बारे में। पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? तो जानना, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पैराविद्युत पदार्थ। पैराविद्युत पदार्थ तो जानना पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः तो विद्युत के क्या रहेंगे? कुचालक रहेंगे। सामान्यतः विद्युत का क्या रहेंगे? कुचालक। लेकिन इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो किसके भांति व्यवहार करेंगे? विद्युत क्षेत्र या चालक के भांति व्यवहार करते हैं। तो जानना पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः विद्युत के कुचालक हो, लेकिन उनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो किसके भांति व्यवहार करते हैं? चालक के भांति व्यवहार करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भांति व्यवहार करते हैं। उन पदार्थों को पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी, ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः क्या हो, विद्युत के कुचालक हो, लेकिन इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए
तो किसके भांति व्यवहार करते हैं? चालक के भांति व्यवहार करते हैं। उन पदार्थों को बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। तो पैरावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। तो लिखेंगे पैरावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, और दूसरा हो जाएगा अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। पैरावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। अब जानना, ध्रुवीय और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ को समझने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा धन आवेश के अंदर क्या होता है और ऋण आवेश के अंदर क्या होता है। तो धन आवेश के अंदर क्या होगा? किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ का वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण धन आवेश केंद्रित हो उसे धन आवेश केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धन आवेश केंद्र कहते हैं। और ऐसा बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण ऋण आवेश स्थित हो उसे क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित केंद्र। तो जाना धनावेशित केंद्र समझ में आ गया। ऐसा बिंदु जहां पर संपूर्ण पदार्थ का संपूर्ण धनावेश केंद्रित हो उसे धनावेश केंद्र, और ऋण आवेश केंद्र होगा पदार्थ में स्थित वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण ऋण आवेश केंद्रित हो उसे ऋण आवेश केंद्र कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में ध्रुवीय और अध्रुवीय को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले धन आवेश केंद्र। किसी पदार्थ का वह बिंदु, किसी पदार्थ का वह बिंदु जहां पर पदार्थ का संपूर्ण धन आवेश केंद्रित हो उसे धन आवेश केंद्र कहते हैं। धनावेश केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार ऋण आवेश केंद्र की भी डेफिनेशन लिखेंगे। ऋण आवेश केंद्र किसी पदार्थ का वह बिंदु जहां पर संपूर्ण ऋण आवेश केंद्रित हो। धन की जगह क्या हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। बाकी डेफिनेशन पूरी की पूरी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ का वह बिंदु जहां पर पदार्थ का संपूर्ण ऋण आवेश केंद्रित हो उसे ऋण आवेश केंद्र कहते हैं। तो धन आवेश केंद्र और ऋण आवेश केंद्र का मतलब समझ गए। जैसे HCl है, एग्जाम्पल ले लिया HCl में H+ इस बिंदु पर इसका संपूर्ण धन आवेश होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl यानी माइनस संपूर्ण आवेश यहाँ पर होगा। यहाँ पर धन आवेश, तो ये इसका क्या हो जाएगा? धन आवेश केंद्र, और ये क्या हो जाएगा? ऋण आवेश केंद्र। तो धन आवेश केंद्र वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण धन आवेश केंद्रित हो, ऋण आवेश वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण ऋण आवेशित केंद्रित हो। अब जानना ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पैरावैद्युत क्या होते हैं? ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ उन पदार्थों को बोलेंगे जिनके धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। एक दूसरे से क्या हो? अल्प दूरी पर स्थित हो। उस पदार्थ को बोलेंगे ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ।
और अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ में क्या हो जाएंगे, ऐसे पदार्थ जिनके धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक ही बिंदु पर स्थित हो, जिसे अपन बोल सकते हैं समपाती, एक दूसरे के ऊपर अति व्यापित हो, उसे बोलते हैं समपाती। तो उस पदार्थ को बोलते हैं अपन अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। तो डेफिनेशन लिखते हैं और इसके एग्जाम्पल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के एग्जाम्पल क्या है या ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के एग्जाम्पल क्या है। तो यहां पर अपन बात करेंगे सबसे पहले ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जिनके धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे के क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, उससे बोलते हैं ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनके धन आवेश के अंदर वे ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे या उस पदार्थ को ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। ध्रुवीय पैराविद्युत ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर हो। जैसे मैंने HCl ले लिया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, HCl। ये कैसा पदार्थ है, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है। दूसरा H2O, H2O भी कैसा पदार्थ है, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है। इनमें जानना, ये होगा H+ के लिए और ये हो जाएगा Cl- के लिए। तो ये एक दूसरे से, इनके जो धन आवेश और ऋण आवेश के अंदर है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, अल्प दूरी पर रहते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ध्रुवीय पैरा। ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl-। ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। ये जानना, दोनों अलग अलग नहीं होंगे, इस प्रकार से बना रहेगा। ये इसका H+ हो जाएगा, प्लस आवेश होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी। उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। पेपर में ये पूछा जाता है जानना, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के एग्जाम्पल कौन सा है, तो HCl हो जाएगा और H2O हो जाएगा। अच्छे से पढ़ सकते हो। अब जानना, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ को अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार जब इनको विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तो ये कुचालक के बांधी किस प्रकार व्यवहार करेंगे, और जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो वह चालक के बांधी किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो इसको समझते हैं अपन। यहाँ तक सबने लिख लिया, इसके आगे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल कैसे, जैसे कोई भी पदार्थ है, मान लो ये ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, इसका मतलब क्या, ऐसा पदार्थ ले रहा हूं ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, उस कंडीशन में जानना, इसमें जो परमाणु होंगे, परमाणु में धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अल्प दूरी पर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो जाएंगे, जिसके कारण
ठीक है, ये मान लो एक पदार्थ है जिसमें क्या है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है। अब जो है ना, इसके प्रत्येक परमाणु के अंदर क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आगुण होगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। जितना प्लस है उतना ही माइनस से अल्प दूरी पर स्थित है। तो ये प्रत्येक परमाणु किसके बांधी व्यवहार करता है, विद्युत द्विध्रुव के बांधी। किसके बांधी व्यवहार करेगा, विद्युत द्विध्रुव के बांधी व्यवहार करता है। तो विद्युत द्विध्रुव के बांधी व्यवहार करेगा तो कुछ ना कुछ इसका विद्युत द्विध्रुव आगुण होगा। तो प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। परंतु ये क्या होता है, यादृच्छिक रूप में, यानी बिखरा हुआ रहता है, व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ नहीं रहता है, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव आगुण का जब सदिश योग करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य। यानी विद्युत द्विध्रुव आगुण, विद्युत द्विध्रुव आगुण का जो सदिश योग करेंगे वो कितना प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा तो प्रत्येक परमाणु में विद्युत द्विध्रुव आगुण उपस्थित तो रहते हैं, परंतु ये यादृच्छिक रूप में बिखरे होने के कारण जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है, पूरे पदार्थ की बात करेंगे, प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आगुण है, लेकिन पूरे पदार्थ की बात करेंगे तो उस कंडीशन में उसका विद्युत द्विध्रुव आगुण क्या हो जाएगा, शून्य। जैसे ही मैं इसको विद्युत क्षेत्र में रखता हूँ, जैसे ही मैं इस पदार्थ को क्या करूँगा, विद्युत क्षेत्र में रखूँ, विद्युत क्षेत्र का मतलब ये डायरेक्शन चलेगी इस प्रकार। विद्युत क्षेत्र एक है, यहाँ पर ई ये प्लस हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आवेश होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आवेश। क्यों, विद्युत क्षेत्र एक है, प्लस से माइनस की ओर चलती है, तो कहीं ना कहीं पीछे प्लस रहा होगा और आगे कहाँ पर हो जाएगा, माइनस होगा। अब जैसे ही मैं इनको विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो जो ये प्लस आवेश है और माइनस आवेश है ये यादृच्छिक रूप में क्या बिखरे पड़े हैं। अब जाना इस साइड का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसमें जो भी नेगेटिव आवेश है वो उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा, और यहाँ पर जो नेगेटिव आवेश है इस पदार्थ में, परमाणु में जो भी धन आवेश है उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये क्या होने लग जाते हैं, संरेखित होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाएंगे, संरेखित होने लग जाएंगे। संरेखित होने का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करना प्रारंभ करेंगे, और गति करना प्रारंभ करेंगे तो सारे के सारे तब तक गति करते रहेंगे जब तक ये बाह्य विद्युत क्षेत्र और इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे को संतुलित नहीं करते, तब तक वो संरेखित होते रहेंगे, तब तक वो क्या होते रहेंगे, संरेखित होते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार बन जाएगा फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। यानी अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, निश्चित हो गई। अब विद्युत द्विध्रुव आगुण की दिशा क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, क्योंकि सभी की डायरेक्शन एक ही हो गई विद्युत द्विध्रुव आगुण की, जिसके कारण अब इसका नेट द्विध्रुव आगुण शून्य नहीं होगा। नेट द्विध्रुव आगुण शून्य नहीं होने का मतलब क्या हो गया, ये किसके बांधी व्यवहार करेगा, विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये चालक के बांधी व्यवहार करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब दोनों ही ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ हैं, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो इसकी वर्किंग ये रहेगी। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी लैंग्वेज किस प्रकार लिखेंगे वो भी सुन लो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तो प्रत्येक परमाणु, यानी प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आगुण तो उपस्थित रहता है, परंतु सभी परमाणु यादृच्छिक रूप में बिखरे होने के कारण इनका परिणामी द्विध्रुव आगुण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परिणामी द्विध्रुव आगुण क्या हो जाएगा, शून्य। वापिस बोल रहा हूँ, ढंग से सुन लेना, पॉज करके लिख सकते हो। जब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है, जब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तो प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आगुण तो होता है, प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आगुण तो होता है, परंतु सभी परमाणु यादृच्छिक रूप में उपस्थित होने के कारण इनका परिणामी द्विध्रुव आगुण क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो सभी द्विध्रुव आगुण संरेखित होने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं, और जिसके कारण अब इनका नेट विद्युत द्विध्रुव आगुण शून्य प्राप्त नहीं होता है और ये चालक के बांधी व्यवहार करते हैं। ये इसकी लैंग्वेज रहेगी।
और ये दोनों इसके डायग्राम रहेंगे। ये जब भी ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ को आपको समझाने के लिए बोलेगा तो ये कंप्लीट डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा। इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखना। यदि आपको समझ में नहीं आ रही थ्योरी बोल के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आगे से अगले टॉपिक से अपन सारी बोर्ड पर लैंग्वेज साथ साथ में लिखते रहेंगे। और यहाँ पर बोल के लिखवाने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा। आप इसकी लैंग्वेज को अपने मन से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वही लैंग्वेज के रूप में ही यूज़ करो। आप अपने मन से आपको जो इस भाषा में आपको समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है वैसा आप अपने मन में वो लैंग्वेज बिठा लो, उसी लैंग्वेज को आप पेपर में लिख सकते हो। फिजिक्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, पहले बता देता हूँ। उसमें विशेष कर जानना, जो लैंग्वेज के शब्द यूज़ करते हो आप वो सटीक होने चाहिए और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले होने चाहिए, ईजी होने चाहिए। आप इसमें लैंग्वेज अपने मन से बना के लिख सकते हो, और अपने मन से बना के लिखना शुरू कर दिया इसका मतलब फिजिक्स आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब बात करेंगे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के बारे में। ये तो हो गई ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अब बात करेंगे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनके धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे के क्या हो गए, समपाती हो गए, यानी एक ही बिंदु पर स्थित हो गए, उन पदार्थों को बोलेंगे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। तो इसकी लैंग्वेज किस प्रकार हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जिनके धन आवेश के अंदर वे ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे के समपाती होते हैं। समपाती का मतलब हो जाएगा एक ही बिंदु पर होते हैं, तो उन्हें अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे क्या हो गए, समपाती हो गए, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? O2 और CO2। जानना ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके होंगे? अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के होंगे। तो जानना यहाँ पर जैसे यही इसका धनावेश केंद्र होगा और यही इसका क्या हो जाएगा? ऋणावेश केंद्र। ये किसके लिए बना दिया? O2 के लिए। इसी प्रकार CO2 के लिए बनाएंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा? धनावेश केंद्र होगा और यही इसका क्या हो जाएगा? ऋणावेश केंद्र हो जाएगा। तो अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ क्या होंगे? ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश के अंदर और ऋणावेश के अंदर एक ही बिंदु पर स्थित हो, उसे बोलते हैं अपन अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अब इसके भी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, कैसे ये विद्युत क्षेत्र के बगैर कुचालक होते हैं और इन पर जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये चालक के भांति व्यवहार करते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके प्रयोग के बारे में। तो अब अपन समझते हैं अध्रुवित पैराविद्युत पदार्थ है वो किस प्रकार जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति रहेगी तो कुचालक के भांति व्यवहार करेगा, और जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में
में उपस्थित करते हैं तो किस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र के गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो इसको भी अपन डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया अध्रुवित पैराविद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में धनावेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु पर धनावेश के अंदर हो गया, ऋण आवेश के अंदर भी एक ही बिंदु पर हो गया। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक परमाणु का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि धनावेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक ही बिंदु पर है, एक बिंदु पर है तो उनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, शून्य। बीच की दूरी शून्य हो जाती है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q × 2 है बीच की दूरी, और बीच की दूरी शून्य हो गया तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो जाना अध्रुवित पैराविद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसको मैं क्या करूंगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं, जैसे यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगी इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र E हो जाएगा। इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा कहीं ना कहीं, इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जाना इस पर जैसे ये धनावेश के अंदर भी यहीं पर है और ऋण आवेश के अंदर भी यहीं पर है, तो ये धनावेश इस ऋण आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये ऋण आवेश इस धनावेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यह ना प्रत्येक परमाणु पर एक विद्युत बल उत्पन्न करेगा, जिसके कारण धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, थोड़े से विस्थापित हो जाएंगे। और विस्थापित होंगे, ऋण आवेश इधर चला जाएगा, धन आवेश यहाँ पर आ जाएगा, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु में क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो जाएगा। अब जानना इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। अब इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। इसी चीज को लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे, जब अध्रुवित पैराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तो पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अतः नेट परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, शून्य। जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर पर एक विद्युत बल लगता है, जिसके कारण दोनों के बीच की दूरी अल्प विस्थापित हो जाते हैं। यानी धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर एक दूसरे से अल्प विस्थापित हो जाएंगे, जिसके कारण अब इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो ये इसकी लैंग्वेज रहेगी। सिमिलर टाइप से लैंग्वेज रहेगी, जो अपने यहाँ पर समझा है लैंग्वेज में वही लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, तो आसानी से समझ सकते हो। अगला अपन बात करेंगे पैराविद्युत भंजन क्या होता है। पैराविद्युत भंजन, अब इस चीज को समझेंगे। पैराविद्युत भंजन जैसे चाहे ध्रुवित हो चाहे अध्रुवित हो, जब पैराविद्युत पदार्थ को मैं विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी, ये विद्युत क्षेत्र मैंने आरोपित कर दिया। तो जैसे ही मैं विद्युत क्षेत्र में आरोपित करूंगा, यहां पर जो परमाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, संरेखित होना प्रारंभ करेंगे। और जब तक संरेखित हो रहेंगे, जब तक वो बाह्य विद्युत क्षेत्र को क्या नहीं कर दे, संतुलित नहीं कर दे। अब जानना, यदि मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाता हुआ जाऊं, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान क्या करता जाऊं, बढ़ाता हुआ जाऊं, तो ये संरेखित होते जाएंगे। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो संरेखित होने वाले द्विध्रुव आघूर्णों की संख्या भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, और होती जाएगी वृद्धि होती जाएगी। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र का एक मान ऐसा प्राप्त होगा जिसके कारण इसके धनावेश और ऋणावेश के अंदर टूट के अलग हो जाएंगे। धनावेश के अंदर और ऋणावेश के अंदर क्या हो जाएंगे, टूट के अलग। यानी ये ऋण आवेश क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होकर इधर आ जाएगा,
और धनावेश इधर आ जाएगा। तो इस घटना को बोलते हैं पैराविद्युत भंजन। इस घटना को क्या बोलते हैं? पैराविद्युत भंजन। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। पैराविद्युत भंजन किसे कहते हैं? तो लैंग्वेज लिखेंगे पैराविद्युत भंजन की। पैराविद्युत भंजन जब किसी पैराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो पदार्थ में उपस्थित परमाणु संरेखित होने लगते हैं। संरेखित होने लगते हैं। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाता है, तो संरेखित होने वाले परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जब बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ाया जाता है तो परमाणु अधिक संरेखित होने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के एक मान पर परमाणुओं के धन आवेश के अंदर व ऋण आवेश के अंदर टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही पैराविद्युत भंजन कहते हैं। तो जानना परिभाषा क्या लिखिए? जब किसी भी पैराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किस में रखेंगे? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परमाणु क्या होंगे? संरेखित होने लगेंगे। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो परमाणु अधिक संरेखित होंगे और विद्युत क्षेत्र के एक मान पर धन आवेश के अंदर और ऋण आवेश के अंदर टूट के क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। जो ये टूटने की घटना है उसे ही क्या बोलते हैं? पैराविद्युत भंजन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पैराविद्युत भंजन। इसकी परिभाषा पेपर में पूछी जाती है, तो विशेषकर आपको ये परिभाषा याद रखनी है। अगला जो रहेगा पैराविद्युत सामर्थ्य। अगला जो टॉपिक रहेगा पैराविद्युत सामर्थ्य। पैराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है इसको समझेंगे।
पैरा विद्युत सामर्थ्य का मतलब हो जाएगा जहां पर भंजन ना हो, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहां पर पैरा विद्युत भंजन ना हो उसे ही क्या बोलते हैं, पैरा विद्युत सामर्थ्य। तो पैरा विद्युत सामर्थ्य, तो यहां पर परिभाषा क्या हो जाएगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र का वह मान, बाह्य विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहां पर पैरा विद्युत, जहां पर पैरा विद्युत भंजन ना हो, पैरा विद्युत भंजन ना हो उसे पैरा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो जानना, बाह्य विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर पैरा विद्युत भंजन ना हो उसे क्या बोलेंगे, पैरा विद्युत सामर्थ्य। इसका मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जिस विद्युत क्षेत्र पर पैरा विद्युत भंजन नहीं हो रहा, भंजन होने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने ये पैरा विद्युत पदार्थ लिया, इसमें धनावेश के अंदर और ऋणावेश के अंदर एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, अब विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा रहा हूं तो ये एक दूसरे से सेरे की दोगे अलग, उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। तो जानना, अधिकतम मान जिस पर ये टूटे ना और जिससे थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बीच में। तो जो नहीं टूटता है उसे क्या बोलेंगे, पैरा विद्युत सामर्थ्य, उसे क्या बोलेंगे, पैरा विद्युत सामर्थ्य। अगला रहेगा रैखिक समदेशिक पदार्थ। अगला रहेगा रैखिक समदेशिक पदार्थ। रैखिक समदेशिक पदार्थ। रैखिक समदेशिक पदार्थ किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समानुपाती हो तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, उन पदार्थों को बोलते हैं रैखिक समदेशिक पदार्थ। यानी ऐसे पैरा विद्युत पदार्थ जिनका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा उसके समानुपाती हो तो उसे बोलेंगे रैखिक समदेशिक पदार्थ। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे पदार्थ, ऐसे पैरा विद्युत पदार्थ लिख देता हूं, पैरा विद्युत पदार्थ जिनके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोमा विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा उसकी दिशा में हो, उसे रैखिक समदेशिक पदार्थ कहते हैं, रैखिक समदेशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, रैखिक समदेशिक पदार्थ क्या हो जाएंगे, ये एक तरह के पैरा विद्युत पदार्थ हैं, लेकिन इसमें खास प्रॉपर्टी दे दी, बोल दिया जो ऐसे पैरा विद्युत पदार्थ है जिनके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समानुपाती। इसका मतलब जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पी वेक्टर वो समानुपाती किसके होना चाहिए, ई वेक्टर के, और डायरेक्शन समान होनी चाहिए। उसे क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, रैखिक समदेशिक पदार्थ। ठीक है, अब यहां पर एक और परिभाषा पढ़ रहे हैं, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश क्या चीज है, इस चीज को समझ लो। जैसे कोई भी पैरा विद्युत पदार्थ है,
कोई भी पैराविद्युत पदार्थ है तो इसमें क्या होंगे, विद्युत द्विध्रुव आगुण होंगे, विद्युत द्विध्रुव आगुण होंगे प्लस माइनस। जैसे ही इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे प्लस माइनस करके विद्युत द्विध्रुव आगुण उत्पन्न होगा। तो इस क्षेत्र के एकांक आयतन पर जितना विद्युत द्विध्रुव आगुण होगा उसे ही क्या बोल देंगे, ध्रुवण सदिश बोलेंगे। यानी एकांक आयतन पर उपस्थित विद्युत द्विध्रुव आगुण को ही क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश। तो मैं इसको लिख सकता हूं, एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर उपस्थित विद्युत द्विध्रुव आगुण, विद्युत द्विध्रुव आगुण आगुण है एकांक आयतन में, एकांक आयतन पर उपस्थित विद्युत द्विध्रुव आगुण ध्रुवण सदिश कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। तो जानना यहां पर भी किसे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण सदिश को, पी वेक्टर। जानना ये भी ध्रुवण सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी किसको प्रदर्शित कर रहा है, ध्रुवण। यदि ये विद्युत द्विध्रुव आगुण है, एकांक आयतन पर उपस्थित है, तो उसे क्या बोलेंगे, ध्रुवण सदिश बोलेंगे। और ये भी किसके समानुपाती होगा, रैखिक समदेशिक पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर रैखिक समदेशिक पदार्थों के लिए, रैखिक समदेशिक पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। इसका मतलब पी वेक्टर समानुपाती क्या हो जाएगा, ई वेक्टर के। पी वेक्टर समानुपाती क्या हो जाएगा, ई वेक्टर के। और यहां से मैं पी वेक्टर और ई वेक्टर का जो समानुपाती नियतांक ले रहा हूं वो यहां पर समझ लो। तो ये क्या हो जाएगा, पी वेक्टर जैसे ही बराबर हटाएंगे यहां पर आ जाएगा काई ई और ई वेक्टर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, काई ई इंटू ई वेक्टर। इसे काई ई बोलते हैं, काई बोल सकते हो या साइन बोल सकते हो, काई बोल सकते हो या फिर साइन बोल सकते हो। ये है क्या चीज, ये विद्युत की प्रवृत्ति। ये क्या चीज है, विद्युत की प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ विद्युत के प्रति कितना सेंसिटिव रहेगा वो कौन बताएगा, विद्युत की प्रवृत्ति बताएगा। कौन बताएगा, विद्युत की प्रवृत्ति बताएगा। ये ध्यान रखना क्या होगा, यहां से इसकी परिभाषा भी निकाल सकते हैं। विद्युत की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत की प्रवृत्ति बोलते हैं। ध्रुवण सदिश, पी वेक्टर क्या हो गया, ध्रुवण सदिश, और विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाएगा, विद्युत की प्रवृत्ति कहलाती है। और ये विद्युत की प्रवृत्ति जानना, इसका मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। विद्युत की प्रवृत्ति कैसी है, मात्रकहीन है और विमाहीन है। क्यों है, क्योंकि ये एक गुण है, जो विद्युत की प्रवृत्ति वो गुण है किसी भी पदार्थ का, जो ये प्रदर्शित करेगा कि उसमें विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव रहेगा, क्या प्रभाव नहीं रहेगा, कितना ज़्यादा प्रभाव रहेगा, कितना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। उस चीज़ को कौन प्रदर्शित करेगा, विद्युत की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। तो जानना ये परिभाषा रैखिक समदेशिक ध्रुवण सदिश की परिभाषा पूछी जाती है। तो जानना रैखिक समदेशिक पदार्थ क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जिनके, ये एक तरह के पैराविद्युत पदार्थ है, लेकिन उनमें क्या होगा, एक प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि उसका द्विध्रुव आगुण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती और उसकी दिशा में रहेगा। अगला देखेंगे अपन ध्रुवण सदिश। कोई भी अपने पास वस्तु उसके एकांक आयतन में जितना विद्युत द्विध्रुव आगुण है उसे ही क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश बोलते हैं। तो ध्रुवण सदिश को किससे प्रदर्शित करेंगे, पी वेक्टर। रैखिक समदेशिक पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। जैसे ही समानुपाती नियतांक हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा साइन बोल सकते हो, इसको काई बोल सकते हो। इसे बोलते हैं विद्युत की प्रवृत्ति। इसे क्या बोल देंगे, विद्युत की प्रवृत्ति। ये किसी भी पदार्थ का गुण है जो ये प्रदर्शित करेगा वो विद्युत के प्रति कितना सेंसिटिव रहने वाला है। ये जानना मात्रकहीन होती है और विमाहीन होती है। आपको विद्युत की प्रवृत्ति की परिभाषा पूछ ले तो आप बोल सकते हो ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाएगा,
विद्युत की प्रवृत्ति कहलाता है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अपनी क्लास में सेकंड चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है धारिता, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, अच्छे से देखते रहें और साथ साथ में रिवीजन भी करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करते रहें और अपने फ्रेंड्स को सजेशन करते रहें कि सर का वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।